मेरा 9वां महीना पूरा हो चुका था और मेरी डिलीवरी के दिन बहुत करीब थे। एक दिन अचानक मेरा पति घर आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह उसका नहीं बल्कि किसी और का है। उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं दर्द से तड़प रही थी। तभी एक औरत मुझे अपने घर ले गई और बोली, मैं तुम्हारी डिलीवरी अपने घर पर करवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। मैं दर्द से कराह रही थी और बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वह औरत मुझे अपने घर ले गई और वहां मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद जब उस औरत ने मुझे अपनी शर्त बताई तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं वह सब कुछ हरगिज नहीं कर सकती थी, लेकिन वह मुझे जबरदस्ती करने पर तुली थी। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं दर्द से तड़प रही थी। मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं उठकर पानी पी सकूं। तभी मेरी सास बोलने लगी, आज पूरे घर का फर्श धो दो, देखो ना कितना गंदा हो रहा है। अपनी सास की इस कठोर बात पर मेरा दिल भारी हो गया। जब से मेरी सास ने भविष्यवाणी की थी कि मैं बेटी को जन्म दूंगी, तब से वह मुझे हर तरह की तकलीफ देने की कोशिश करती थी। मैंने कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन बाद जब हालत बेहतर होगी तब मैं घर का फर्श धो दूंगी। मेरी बात सुनते ही मेरी सास गुस्से में आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और यह देखकर मेरा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रमेश था। शायद मेरी सास ने ही उसे फोन करके बुला लिया था। मैं बहुत घबरा गई थी। अपने बेटे को देखकर मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और बोली, रमेश मैं जा रही हूँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तेरी पत्नी अब जलनखोर बन गई है, जरा जरा सी बात पर मुझे खाने को दौड़ती है। आज मुझे समय से पहले भूख लगी तो मैं खाना लेने किचन में गई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं लेने दिया। उसने कहा, हर वक्त भूख लगी रहती है। इतना ही नहीं, उसने मुझे धक्का मारकर किचन से निकाल दिया। मैं घुटनों के बल गिर गई। देखो, मेरे घुटने से मांस भी उखड़ गया है। तेरी पत्नी तो बहुत चालाक है, पता नहीं उसके पेट में तेरा ही बच्चा है या किसी और का। मेरी सास कितना बड़ा इल्जाम लगा रही थी। मैंने मदद की, उम्मीद से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त इतना गुस्सा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अभी जलाकर भस्म कर देगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं रोने लगी और बोली, मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मेरी बात सुनते ही रमेश मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह चिल्लाया, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। क्या कहा तुमने कि मेरी माँ झूठ बोलती है? इतना कहकर उसने मुझे एक लात मारी और कहा, तेरे पेट में पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है, इसको मैं अपना नाम हरगिज नहीं दूंगा। फिर रमेश ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर गेट पर पड़ी थी। मैं गेट खटखटाती रही और आवाजें लगाती रही, मुझे घर के अंदर ले लो, ये तुम्हारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं। लेकिन उस समय मेरे पति और मेरी सास दोनों ही पत्थर दिल हो चुके थे। मैं बाहर सड़क पर चली आई, लेकिन तभी मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। मैं वहीं सड़क पर बैठ गई और दर्द से तड़पने लगी। मोहल्ले के सभी लोग मेरे आसपास जमा हो चुके थे। मेरा तमाशा बन चुका था, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या लोग इतने पत्थर दिल हो सकते? मैं दर्द से निढाल सी पड़ी थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। तभी एक काली सी औरत मेरे पास आई। वह गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आंखें अब बंद हो चुकी थीं। फिर नहीं जान कितनी देर बाद मुझे सीने में चुभन महसूस हुई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरे पास एक नर्स थी और साथ ही वह काली सी औरत भी खड़ी थी। नर्स बोली, भगवान ने बच्चे और माँ दोनों की जान बचा ली है। उस औरत ने भगवान को धन्यवाद दिया और नर्स को कुछ पैसे देकर उसे घर से रुखसत कर दिया। वह औरत मेरे बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस औरत के पूछने पर मुझे वह सारा दर्दनाक किस्सा फिर से याद आने लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे सिर को सहलाया और बोली, नहीं बेटी, रोना नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ था। मैंने कहा, मेरी सास ने मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का दिया था और उसने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। वह औरत बोली, अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। तब वह औरत बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और न ही मैं आपको पहचानती हूँ। क्या आप मुझे पहचानती हैं? वह औरत मुस्कुराई और बोली, नहीं मैं भी तुम्हें नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तुम बनारस की बहू हो। दरअसल मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में पोलियो ड्रॉप्स देने आया करती थी। आज जब मैं आई तो तुम्हें बहुत बुरी हालत में सड़क पर दर्द से तड़पते देखा। मेरा दिल दहल गया। मैं तुम्हें अपने घर ले आई, सोचकर कि तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। आपको अपने घर के कामों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप मुझे अपने घर में पनाह दे दें। मेरी बात सुनकर वह औरत हंसने लगी और बोली, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया तो वह बोली, देखो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे घर के काम नहीं करवाने, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे काम ही कितने होंगे। बस मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त पूरी करो तो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकती हूँ। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, कैसी शर्त? तो वह औरत बोली, तू एक बार अपने बच्चे से फ्री हो जा, फिर मैं बताऊंगी, और हाँ, तुझे हर हाल में मेरी शर्त माननी होगी। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अब मैं आराम कर लूं, मैं घर के कुछ काम कर लूंगी। मैं आंखें बंद करके लेट गई थी। यह औरत मुझे अपनी कौन सी शर्त पूरी करवाएगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उस समय यही ख्याल आया कि शायद यह औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग ले। यह ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप दे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैं सोच में डूबी थी तो सोच के दरवाजे खुलते चले जा रहे थे। एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था वह यह था कि तू मुझे बता, तेरे पास तो सिर ढकने की जगह भी नहीं है, तो फिर तू अपने इस बच्चे को छठ कहाँ से देगी और उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगी? क्योंकि उसके बाप ने तो उसे अपना बच्चा मानने से ही इनकार कर दिया है, फिर भला वह बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? इन सारी बातों ने मेरे दिल पर बहुत भारी बोझ डाल दिया था। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अगर यह औरत मेरी डिलीवरी के बदले मेरा बच्चा ले ले तो ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं अपने पति के धोखे की वजह से बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अब तक बेड रेस्ट पर थी। वह औरत बहुत अच्छी थी। वह मुझे कमरे में ही खाना वगैरह दे जाया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे और आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मैं बार बार बिस्तर से उठ रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी हालत के बारे में सरोज आंटी को सब कुछ बताया। वह बोली, लगता है आज तुम्हारी डिलीवरी का समय हो चुका है। उसने सुबह से ही दाई का इंतजाम कर दिया था। दोपहर तक मेरी तबीयत सचमुच बहुत खराब हो गई थी। फिर शाम की आखिरी पहर जब रात का अंधेरा फैलने लगा था, तब मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद मैंने अपनी बेटी, बहुत खूबसूरत थी, वह बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। मैं अपनी बेटी के चेहरे को देख देख कर रो रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरा पति अपनी माँ की बातों में ना आता तो आज हम एक हंसती मुस्कुराती फैमिली होते। मेरा दिल बहुत रो रहा था। मैं बार बार सरोज आंटी की तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी कि कहीं अब वह यह ना कह दे कि मुझे उसके घर से चले जाना है। रात से सुबह होने को आई थी, लेकिन सरोज आंटी ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे सामने क्या शर्त रखेंगी। ऐसे ही 3 दिन गुजर चुके थे। मैं अपनी बेटी को बार बार यह सोचकर चूमती थी कि शायद मेरी बेटी अब मुझे जल्द ही छीन ली जाएगी। तीसरी रात को जब आंटी मेरे कमरे में आई तो वह बोली, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? ते हुए बोली, आंटी मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछकर सिर हिलाया था। वह बोली, जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने तुम्हें एक शर्त के बारे में बताया था। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और बोली, हाँ आंटी मुझे याद है। वह बोली, अब इस शर्त को पूरा करने का समय आ गया है। मैंने अपनी बेटी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे आंटी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज से यह आपकी है, मैं आपकी हर शर्त मानती हूँ। आंटी बोली, इधर आओ मेरे पास और मेरी शर्त गौर से सुनो, मुझे तुम्हारी बच्ची नहीं चाहिए। आंटी बोली, तुम मेरे लिए एक काम करोगी? आंटी मुझे अपनी शर्त बताकर चुप हो गई थी, जबकि मैं हक्का बक्का बैठी थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब मैं बोली, आंटी मैं आपकी यह शर्त कैसे पूरी कर सकती हूँ? आंटी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, शर्त तो शर्त होती है जो हर हाल में पूरी करनी पड़ती है। चलो उठो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। उस वक्त मुझे पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी। मैं लोगों की हकीकत जान गई थी। यहाँ हर इंसान अपने मतलब का पुजारी है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में अभी अच्छे लोग बाकी हैं, वह सब झूठ कहते हैं। यहाँ तो बस अच्छा नाम भगवान का नाम है। बाकी जिसका जितना बस चला वह इंसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे यह औरत मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं रोने लगी और बोली, आंटी मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरा भगवान मुझे ये सब करने से मना करता है। मेरी बात सुनकर आंटी बोली, मैं भी तो मजबूर हूं ना। इस घर में अकेली रहती हूँ और अब मेरी उम्र भी हो चली है, इसलिए अब मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा और कौन यह काम करेगा? फिर उसने मेरी बेटी को बेड पर लिटा दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे से ही हवस टपक रही थी। मैं थर थर कांप रही थी। वह मेरे आसपास घूमने लगा। आंटी बोली, यह जो आदमी है इसने काले जादू की विधियां सीखी हैं और काले जादू को तुम पर आजमाना चाहता है कि वह इस जादू में पूरी तरह निपुण हो पाया है या नहीं। इसके बदले यह मुझे ढेर सारे पैसे भी देगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कहकर आंटी मुझे कमरे में बंद करके चली गई। उस आदमी के चेहरे से टपकती हवस को देखकर मैं थर थर कांप रही थी। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने मुझे एक गोल चक्कर में बिठा दिया था। साथ ही साथ वह मुझे बहुत ही गंदी नजरों से घूर भी रहा था। 2 घंटे बाद उसका तथाकथित जादू पूरा हुआ तो उसने मुझे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जाते समय उसने जिस तरह मेरे गालों को छुआ, मैं गुस्से और जलील होने की वजह से तड़प उठी थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वरना यहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मैं अपने कमरे में चली आई और बेड पर लेटकर रोने लगी थी। उस वक्त मुझे अपने पति की बहुत याद आई थी। काश वह मेरे साथ यह सब न करता तो आज मैं इतनी मजबूर न होती। तुम मुझसे कहा करते थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, फिर तुम्हारी वह मोहब्बत कहाँ गई? क्या तुम्हारी मोहब्बत मर गई थी? मेरी आंखों के सामने वे हसीन दिन घूमने लगे जब मेरा मंगेतर था। जब हमारी मंगनी हुई थी तब से ही हमारे घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ उसकी खूब खातिरदारी करती थी। हम एक दूसरे से घंटों तक बातें करते थे। वो मुझे कहता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं भी मुस्कुरा देती और शरारत से कहती, हाँ करते होंगे मोहब्बत, मगर इतनी नहीं जितनी मैं तुमसे करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता था। एक दिन मेरे माँ पापा के बीच बात हुई। मेरे पापा ने माँ से कहा, हम दोनों का रिश्ता खत्म कर दो। मैं अपनी बेटी की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बहुत अमीर है और उसका एक ही बेटा है। दोनों बाप बेटे एक बड़ा सा शोरूम चलाते हैं। उनके पास पैसा ही पैसा है। लड़का भी बहुत अच्छा है, बस उम्र 42 साल के करीब होगी। बेचारे की पहली पत्नी उसे धोखा देकर भाग गई थी। तब से वह औरतों पर यकीन नहीं करता, इसलिए शादी करने से मना कर रहा है। अब उसके पिता ने कहा है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दूंगा। वह लड़की बहुत अच्छी है, वह धोखा कभी नहीं देगी, इसलिए वह लड़का राजी हो गया है। मैं किचन में खड़ी अपने पापा की बातें सुन रही थी। मुझे अपने पापा से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ भी हैरान हो गई थी। वह बोली, क्या बात है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बेटी की 5 साल पहले मंगनी हो चुकी है। वह अपने मंगेतर को बहुत पसंद करती है। क्या रिश्तेदारों में बातें नहीं बनेंगी?
लोग हजार तरह की बातें करेंगे कि अपनी बात से फिर गया, अपने वादे से मुकर गया। मेरे पापा बोले, तुम भी अजीब औरत हो, अजीब बातें करती हो। मुझे ये बताओ, वो लड़का भला मेरी बेटी को क्या दे पाएगा? उसकी माँ पूरे खानदान में एक नंबर की लालची औरत के नाम से मशहूर है। वो मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी। और रही बात मेरी बेटी का, तो वह बच्ची है, उसका क्या? जब वह इतना पैसा और ऐशो आराम देखेगी तो खुद ब खुद मान जाएगी। मेरी माँ बोली, तो 5 साल बाद आपको याद आया कि उसकी माँ लालची औरत है? मेरे पापा गुस्से में आ गए और बोले, बकवास बंद करो, पहले अपने पति की बात सुन लो। तुम्हें तो हर बात काटने की पड़ी रहती है। मेरा दोस्त शादी के बदले तुम्हारे नाकारा बेटे को कुवैत का वीजा देकर वहां एक अच्छी नौकरी में लगवा देगा। वह महीने में इतना कमा लेगा जितना यहाँ इंडिया में साल भर में भी नहीं कमा पाएगा। पापा की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मतलब मेरे पापा मेरा सौदा कर रहे थे। वह आगे बोले, लड़कियों का क्या है, जहां उनकी शादी कर दो वहां वे राजी हो जाती हैं। इस समय मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने मुड़कर देखा तो सारी चाय चूल्हे पर जल चुकी थी। मैं सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरी आंखों से आंसुओं का दरिया बह गया। रात के खाने के समय जब मेरी माँ मुझे बुलाने आई तो मैं सोने का बहाना कर गई थी। सुबह हुई तो पापा और भाई काम पर चले गए थे। सुबह 10 बजे के करीब मेरा मंगेतर हमारे घर आया था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। मेरी माँ से बोला, आंटी क्या बात है, आपने मेरा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? मेरी माँ बोली, बेटा मैं कुछ नहीं जानती, अपने अंकल से सवाल जवाब करना। फिर वह मेरे कमरे में आया था। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसका चेहरा दर्द से भर गया था। वह बोला, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने कहा, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तब वह बोला, मैं रात 10 बजे आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई थी। सारा दिन मैं घर में सामान्य रही ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मैंने अपना थोड़ा सा सामान पहले ही बांध लिया था। रात 10 बजे मैं उसके साथ घर से भाग आई थी। उस समय मेरी सास ने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया था। अगले दिन एक पंडित जी को बुलवाकर उन्होंने हमारी फेरे भी करवा दिए थे। पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बंटी थी। पापा को भी मेरी शादी की खबर पहुंच चुकी थी, मगर अब वे मजबूर हो चुके थे। अब वे मुझे अपने साथ घर नहीं ले जा सकते थे। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। हम बहुत खुश थे, एक दूसरे को पागलों की तरह चाहते थे। शादी के 3 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं बच्चे की मां बनने वाली हूँ। घर में खुशी का माहौल था। मेरी सास ने मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी आज के बाद मैं तुम्हारे पैर भी जमीन पर नहीं रखने दूंगी। ये 5 महीने बहुत अच्छे से गुजरे थे। एक दिन बच्चे पैदा करने वाली एक दाई हमारे घर आई थी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम्हारी बहू एक लड़की ही पैदा करेगी। उस वक्त मेरी सास के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उनका मूड खराब हो चुका था। वह बोली, मुझे तो पहले ही पता था। अब वह मुझे पूरे घर के काम करवाने लगी थी। सारा दिन मुझे काम देती, मगर जब मेरा पति घर आता तो शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। और आखिर में इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं एक अनजान औरत के घर पर रह रही थी, जहां मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पापा ने उस वक्त मेरे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैं जान चुकी थी कि यह औरत ठीक नहीं है। उसने मेरी मदद सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया था। जैसे ही रात के 10 बजे आंटी बोली, चलो मेरे साथ। मैं बोली, आंटी ये सब गलत है। आज वह मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। वह औरत बोली, तुम्हारी सास ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ भी गलत किया था। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वह बोली, आज से 30 साल पहले तुम्हारी सास ने मेरे हक पर डाका डाला था। मेरी शक्ल गौर से देखो, मेरी रंगत देखो कितनी काली है। तुम जानती हो, मैं इस रंग की वजह से बार बार ठुकराई गई थी। मेरे लिए रिश्ते आते थे, मगर लोग मुझे ठुकराकर चले जाते थे। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक लड़के ने मुझे पसंद कर लिया और मेरी मंगनी भी हो गई थी। मेरे मंगेतर की बहुत अच्छी नौकरी थी और उस दौरान तुम्हारी सास मेरी दोस्त थी। जब उसे इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने मेरे मंगेतर को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और मेरी मंगनी तुड़वा दी। फिर वह मेरे मंगेतर के साथ खुद भाग गई। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने पसंद नहीं किया। अपने माता पिता के मरने के बाद मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। मेरे दिल में तुम्हारी सास के लिए नफरत पनपती रही। मैंने सोच लिया था मैं तुम्हारी सास को बर्बाद करके रहूंगी। वह औरत आगे बोली, तुम्हारी सास से बदला लेने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था कि मैं काला जादू सीख लूं। ऐसा करके मैं तुम्हारी सास को बर्बाद कर सकती थी। फिर मैंने काला जादू सीखा। यह जो आदमी मैंने तुम्हें बताया था वह मेरा गुरु है। मैंने काला जादू तुम्हारी सास को सबक सिखाने के लिए ही सीखा था, मगर शर्त यह थी कि जादू में मेरी मदद वही इंसान कर सकता था जिसका संबंध तुम्हारी सास के घर से हो। तभी यह काला जादू सफल होता। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था। इस इंतजार में मेरी पूरी उम्र बीत गई और आखिरकार तुम उस घर में आई थी। मैंने अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काले जादू का ही सहारा लिया। मैंने जादू किया हुआ पानी एक बोतल में डाल लिया और तुम्हारे घर के रास्ते पर खड़ी हो गई। जब भी तुम अपनी सास के साथ बाहर निकलती तो मैं उस बोतल का पानी तुम्हारी तरफ थोड़ा सा छिड़क देती थी। धीरे धीरे तुम और तुम्हारी सास में फूट पड़ने लगी। तुम्हारी सास तुमसे इतनी नफरत करने लगी कि उसने तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने तुम्हें घर से भी निकलवा दिया और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी सास पर काला जादू करेंगे, और हाँ, एक दो बार मेरे गुरु को भी खुश कर देना। वह औरत शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, जब तुम्हारी सास को सजा मिलेगी तब वह तुम्हारे पति के साथ तुम्हें लेने जरूर आएगी। मैं थर थर कांप रही थी। मैंने कुछ सोचकर कहा, आंटी मैं इस काम में आपका साथ जरूर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो रही थी। मैं जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि वह औरत सुबह तक अपने कमरे से निकलने वाली नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और उसके घर से भाग गई। मेरे कदम अपने आप मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं तेजी से कदम उठाती हुई अपने के घर के पास पहुंच चुकी थी। मैं दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा मेरे पति ने ही खोला था। मैं बोली, मैं आपकी बेटी को यहाँ आपके पास हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ये आपकी ही बेटी है। विश्वास न हो तो आप डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं। मेरी किस्मत में पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें लिखी हैं। मैं इस बच्ची को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के हाथों में देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा पति मेरे पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता था, लेकिन पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम जानती हो, जब से तुम्हें घर से निकाला है मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पाया। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने उसे माफ कर दिया था। फिर मैंने उसे अपनी सारी दास्तान सुनाई। यह सब सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे उस औरत के पास लेकर चलो। मैं अपनी सास को उसके पास लेकर गई। मेरी सास को देखते ही उसका दिल तड़प उठा। वह गुस्से से बोली, आप क्या करने आई है मेरे घर पर? मेरा सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया। मेरी सास बोली, मुझे माफ कर दो, लेकिन जब मैं तुम्हारे मंगेतर को लेकर भागी थी तो वह मेरे नसीब में नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। लेकिन तुमने मेरी बहू के साथ जो किया वह भी माफी के लायक नहीं है। तुमने तो मेरी बहू की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया था। मेरी सास की बात सुनकर आंटी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मैंने आंटी को माफ कर दिया था। कुछ भी कहो, उनकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास थी। पता नहीं मेरी बेटी इस दुनिया में आती भी या नहीं। मेरे पति मुझे लेकर घर आ गए थे। मेरी सास ने भी मुझे माफी मांगी थी। मैंने अपनी सास को भी माफ कर दिया। अब हमारा परिवार खुशी खुशी साथ में रहने लगा था।
तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।